कहानी की शुरुआत में एक रात हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी से डर के भाग रहा होता है सबवे में। वो अपने ही रिफ्लेक्शन को देखता है और एक बंद कमरे तक आ जाता है। वहां से वो निकलने के लिए खिड़की दिखता है, लेकिन वहां से जाने का रास्ता नहीं था। रूम में एक लॉकर था जो खुल जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे मिरर्स होते हैं। वो बड़े मिरर की तरफ बढ़ता है और उसे साफ करते वक्त वो माफी मांग रहा था। तभी एक कांच का टुकड़ा गिर जाता है जिससे वो उठाता है, जबकि उसका परछाई खड़ा था। वो आदमी ये सब कुछ देख रहा था। तभी उसका जो परछाई है वो उस कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेता है। इसके बाद हम मिलते हैं बेन नाम के एक डिसमिस पुलिस ऑफिसर से, जो सुबह में अपना PTSD का मेडिकेशन ले रहा था। वो खुद को तैयार करने के बाद वो अपनी बहन को गुड बाय कहकर बाहर जाता है। न्यूयॉर्क के व्यस्त सड़कों पर बेन लॉरेंजो नाम के एक आदमी से मिलता है। वो उसे अपना जॉब इंटरव्यू देता है और लॉरेंजो उसे मेफ्लावर डिपार्टमेंट स्टोर के इतिहास और ट्रेजिडी के बारे में बताता है। लॉरेंजो कहता है कि ये जगह काफी डरावना है और बेन के अतीत के बारे में वो जानना चाहता है, लेकिन बेन कुछ भी कहने से मना करता है। बेन को ये जॉब मिल जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाता है। वो अपने बेटे माइकल और अपनी बेटी से मिलता है और उसकी एक बीवी भी है, एमी, जो अपने पति से उसके स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात कर रही थी, जिसके वजह से उनके बीच प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। बेन उसे शांत करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एमी उसे रोकती है और बेन वहां से चला जाता है। उस रात बेन मेफ्लावर बिल्डिंग में अपने गार्ड की ड्यूटी करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था और वो अपने लिए कॉफी बनाता है ताकि उसे रात में नींद न लगे। उसके बाद वो बिल्डिंग में एंटर करता है और घूमने लगता है। वो जगह उसे काफी डरावना लग रहा था क्योंकि वहाँ अजीब अजीब स्टैचूज होते हैं। तभी बेन वहां पर एक मिरर को नोटिस करता है और उसमें एक हाथ के छाप को दिखता है, जिसे वो साफ नहीं कर पा रहा था। आईने पर उसे पीछे एक दरवाजा खुला हुआ मिलता है और बेन वहां जाकर देखता है और जैसे वो लाइट ऑन करता है, एक अजीब सी शक्ति दरवाजे को बंद कर देती है। अगले दिन बेन सुबह में अपने दवाई खा रहा होता है। तभी उसकी बहन पूछने आती है क्या वो ठीक है और वो उसे कुछ एडवाइस देती है। बेन अपना चेहरा धोता है, लेकिन वो आईने पर अपना डिफॉर्म चेहरा देखकर डर जाता है। उसकी बहन तुरंत बाथरूम में जाती है अपने भाई से पूछने के लिए क्या वो ठीक है, लेकिन बेन अपनी बहन पर चिल्लाता है और कहता है उसे अकेला छोड़ देने के लिए। अब ये सब देखकर बेन काफी परेशान हो जाता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा। अगली रात बेन ड्यूटी पर होता है तो वो फिर से उसी बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और तभी वहां पर उसे एक रूम मिलता है जहां बहुत बड़ा सा मिरर होता है जिसमें बिल्कुल वैसा ही हैंड प्रिंट्स होते हैं। वो उसे चेक कर रहा था, तभी आईना टूट जाता है और उसके हाथ में कट आ जाता है। वो फिर से मिरर को देखता है और उसे दो औरतें नजर आती हैं जो जल रही थी और उस आग से बेन के शरीर में भी आग लग जाती है, लेकिन वो देखता है कि ये रियल नहीं है। और बेन वहां पर एक वॉलेट को नोटिस करता है। वो तुरंत अपने ऑफिस जाता है इसे चेक करने के लिए। वॉलेट गैरी नाम के आदमी का था, वही आदमी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा। उस वॉलेट के अंदर बेन को एक पेपर मिलता है जिसमें ऐसे कर लिखा हुआ था। इसके बाद और क्लूज ढूंढने के लिए बेन फिर से बिल्डिंग में चला जाता है और वहां पर वो औरतों के चिल्लाने की आवाज को सुनता है और वो उस औरत को ढूंढने की कोशिश करता है और एक ड्रेसिंग रूम में आ जाता है। तभी मिरर के रिफ्लेक्शन में उसके पीछे से एक हाथ नजर आता है। बेन करीब से जाकर देखता है उस आईने को रूम में लाकर, तभी उसे पर्दे के पीछे कोई नजर आता है। पर्दे को हटाने के बाद वहां पर एक जली हुई औरत को देखता है जो बेन से मदद मांग रही थी। तो वहीं एमी के घर पर हम माइकल को देखते हैं जिसे बुरे सपने आ रहे थे उसी औरत के बारे में जो जली हुई थी जिसे बेन ने देखा। एमी कहती है ये बस एक सपना है और वो उसे सोने के लिए कहती है, लेकिन जैसे वो टीवी बंद करती है, टीवी के स्क्रीन पर वो औरत चिल्लाती है जिससे माइकल परेशान हो जाता है। काम से आने के बाद बेन अपनी बहन से बात करता है उन चीजों के बारे में जो मिरर में वो देख रहा है। उसकी बहन कहती है कि ये बस स्ट्रेस के वजह से है, जो तुम्हारे साथ अतीत में हुआ उसके वजह से, और वो बेन से कहती है तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। अगले दिन बेन को एक पैकेज मिलता है गैरी के तरफ से जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं मेफ्लावर एक्सीडेंट के बारे में। इसके बाद बेन अपने काम वाले बिल्डिंग में जाता है और लॉरेंजो से पूछता है कि यहाँ पर असली में हुआ क्या था, और लॉरेंजो उसे गैरी के डेथ के बारे में बताता है। जब एमी बॉडी ऑटोप्सी कर रही थी तब बेन उसे जाकर मिलता है और कहता है कि उसे गैरी का रिपोर्ट देखना है, और बेन गैरी के बॉडी को जाकर देखता है और वो चौंक जाता है कि गैरी के रिफ्लेक्शन को देखकर जो ऐसे कर वर्ड कह रहा था। बेन अपनी बहन से गैरी के डेथ के बारे में और फाइल मांगता है और वो उसे देने के लिए मान जाती है। उसमें एक पिक्चर दिखता है जिसे देखकर उसे समझ आता है कि गैरी अपने ही रिफ्लेक्शन के वजह से मारा गया। बेन ये बात अपनी बहन को बताता है और ये भी समझाता है कि मिरर के अंदर एक अलग दुनिया होती है, लेकिन ये सब बात उसकी बहन सीरियसली नहीं लेती और कहती है कि ये बस तुम्हारे दवाई लेने का असर है। बेन अपनी बहन से माफी मांगता है और कहता है कि अब वो उसे परेशान नहीं करेगा। घर में आकर बेन की बहन नहाने के लिए जाने वाली थी तो हम देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन एक ही जगह पर खड़ा रहता है और
वो एमी को देखते ही रहता है। फिर कुछ समय के बाद वो रिफ्लेक्शन खुद का ही जबड़ा फाड़ लेता है। तो वहीं बेन की बहन बाथटब में डर के मारे चिल्ला रही होती है। अगले दिन पुलिस पहुंचती है और लैरी नाम का डिटेक्टिव बेन की बहन के डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो चौंक जाता है कि कैसे पूरे जबड़े को इतने घिनौने तरीके से फाड़ दिया गया है। बेन वहां पहुंचता है और अपनी बहन के कमरे की तरफ वो जाने वाला था। लैरी बेन को रोकता है और कहता है कि तुम वहां नहीं जा सकते, लेकिन बेन जबरदस्ती अंदर जाता है और अपनी बहन को मरा हुआ देखकर वो जोर से रोने लगता है। बेन अभी भी बहुत दुखी है और लैरी बेन के बहन के बारे में एमी से बात करता है और कहता है कि इस डेथ में बेन भी एक सस्पेक्ट है, लेकिन एमी इस इल्जाम को नकार देती है और कहती है कि बेन अपनी बहन को कभी भी नहीं मार सकता। इसके बाद वो बेन को जाकर संभालती है, लेकिन बेन अभी भी मिरर्स के बारे में ही बातें करता है और कहता है कि मिरर्स ने ही उसकी बहन को मारा है। वो वहां से जाने वाला था, लेकिन एमी उसे रोक देती है और उसे पूछती है क्या तुम्हें मदद चाहिए। बेन कहता है कि तुम और लैरी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो और वो वहां से चला जाता है। मे फ्लोर बिल्डिंग में बेन सारे मिरर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। वो कुछ को तोड़ देता है, लेकिन वो मिरर्स खुद को रिपेयर कर लेती हैं। बेन उनसे पूछता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं और मिरर के ऊपर एसेकर लिखा होता है। इसके बाद बेन एसेकर से रिलेटेड कुछ भी ढूंढने की कोशिश करता है और वो उस आदमी से मिलता है जिसने मे फ्लावर बिल्डिंग में आग लगाया था। बेन उस साइकेट्रिक डिटेंशन सेंटर पहुंचता है जहां वो आदमी एडमिट है। उस आदमी के मरने के पहले का वीडियो होता है जिसमें वो एसेकर नाम बार बार चिल्ला रहा था। उस आदमी ने ये भी कहा कि मिरर्स ने उसके पूरे परिवार को मार डाला। ये सुनकर बेन को डर लगने लगता है और वो तुरंत अपनी वाइफ एमी के घर जाता है और सारे मिरर्स को हटाने लगता है। घर की नौकरानी रोजा एमी को कॉल करती है और उसे बताती है कि बेन यहाँ क्या कर रहा है। एमी घर जाती है और ये सब करने से बेन को रोकती है और कहती है कि तुम पागल हो रहे हो और ये सब तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं। बेन साबित करने की कोशिश करता है कि वो सच कह रहा है और वो मिरर पर शूट करता है, लेकिन उल्टा ही बच्चे डर जाते हैं, इसलिए वो माफी मांगकर वहां से चला जाता है। अब बेन ये प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने का सोचता है। तो इस बीच रियर व्यू मिरर में वो अपने मरी हुई बहन का रिफ्लेक्शन देखता है, जिससे उसका ध्यान भटकता है और वो बाल बाल मरते हुए बचता है। बेन मे फ्लावर बिल्डिंग पहुंचता है सोल्यूशन ढूंढने के लिए और वहां उसे एक कमजोर दीवार मिलती है जिसमें सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल लिखा हुआ था। वो दीवार को तोड़ देता है और अंदर जाकर चेक करता है। उसे एक रूम के अंदर एक चेयर मिलता है जिसमें मेंटल पेशेंट को बांध कर टॉर्चर किया जाता था। वो पूरा जगह मिरर से घिरा हुआ है और तभी बेन को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। उस मिरर के अंदर जो था वो बेन के अंदर शूट करता है, जिससे वो डर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। बेन तुरंत गार्ड हाउस जाता है और लैरी से कहता है चेक करने के लिए कि इस हॉस्पिटल में कौन से पेशेंट या एम्प्लॉइज है जिनका नाम एसेकर से जुड़ा हुआ है। सुराग मिलने के बाद लैरी बेन से मिलता है और उसे डिटेल्स बताता है कि एना एसेकर नाम की एक पेशेंट थी। वहां बेन को पता चलता है कि डॉक्टर केन नाम के साइकेट्रिक पेशेंट्स को ठीक करते थे, लेकिन असली में वो सारे पेशेंट्स मारे गए, जिसमें एना भी शामिल थी। बेन एना के बारे में पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है पेंसिल्वेनिया में और वही है वो औरत जिसे मिरर्स ढूंढ रहे हैं। अगले दिन एमी अपने बेटे माइकल को सुनती है खुद से बातें करते हुए। वो माइकल से कहती है कि हमें चलना होगा, लेकिन वो शॉक्ड हो जाती है देखकर कि माइकल का रिफ्लेक्शन वहीं बैठा हुआ है। डर के मारे वो अपने पति बेन को कॉल करती है और उसे मदद मांगती है और कहती है कि मिरर्स के बारे में तुम सही थे, वो बहुत खतरनाक है। तुरंत बेन एमी के घर पहुंच जाता है और उन सारी चीजों को उठाकर हटाने लगता है जिससे रिफ्लेक्शंस पैदा होते हैं। अब अपने फैमिली को सेव करने के बाद बेन वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले एमी अपने हस्बैंड से माफी मांगती है और उसे कहती है इस श्राप को जल्द से जल्द खत्म करो। बेन पेंसिल्वेनिया पहुंचता है। एना के रिश्तेदारों से उसके घर का पता वो पूछता है। उसके बाद वो एक फार्म पहुंचता है जहां वो एना के बारे में पूछ रहा था और वहां उसे एना का भाई मिलता है। एना का भाई बताता है कि उसकी बहन को स्किज़ोफ्रेनिया था, तो वहीं किसी को लगता था कि एना पोजेस्ड हो गई है, लेकिन डॉक्टर केन ने मदद करनी चाहिए क्योंकि उन्हें लगता था कि ये काफी दुर्लभ बीमारी है और उन्हीं ने एना के ट्रीटमेंट का सारा खर्चा भी उठाया। वो बताता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एना यहाँ रहने के लिए आई थी, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही थी और उन सब का कारण मिरर्स थे। इसीलिए हम लोगों ने एना को मॉनेस्ट्री भेज दिया है जहाँ पर कोई भी मिरर्स नहीं है और वो आत्मा उससे जुड़ नहीं पाएंगी। इसीलिए बेन तुरंत मॉनेस्ट्री पहुंच जाता है और कहता
कहता है कि उसे एना से मिलना है। कुछ समय के बाद एना और बेन एक दूसरे से बात करते हैं उस आईने के पीछे छुपे डीमन के बारे में। एना कहती है कि डॉक्टर ने खुद मेरे अंदर से उस शैतान को निकालने की कोशिश की जिसके वजह से डॉक्टर केन मारे गए। एना को डर है कि अगर बेन एना को मिरर के पास लेकर जाता है तो एना ना चाहते हुए भी उस शैतान को इस दुनिया में खुला छोड़ देगी, लेकिन बेन किसी तरह एना को मदद करने के लिए मना लेता है। एमी के घर में माइकल का शैतानी रिफ्लेक्शन अपना खेल खेलने लगता है और एमी ये नोटिस करती है कि उसका बेटा मिसिंग है, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगती है और वो बेन को बता देती है। एमी अपने पति से कहती है कि घर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है क्योंकि चारों तरफ पानी फैले हुए हैं। बेन अपनी पत्नी से कहता है कुछ भी हो जाए पानी से दूर रहना, लेकिन तभी एमी का फोन पानी में गिर जाता है। इसके बाद बेन मजबूरन अपने परिवार को बचाने के लिए एना को किडनैप कर लेता है। तो वहीं एमी अपने घर में पानी को बहने से रोक रही होती है। तभी माइकल का रिफ्लेक्शन अचानक आता है और एमी को बाथटब में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बच निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक शैतान बेन की बेटी को अपने पीछे बुलाता है और वो माइकल के बेडरूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ का रिफ्लेक्शन आता है जो उसे पीछे से पकड़ लेती है, लेकिन एमी किसी तरह अपनी बेटी को बचा लेती है। लेकिन तभी एमी का रिफ्लेक्शन उसकी बेटी का गला काटने ही वाला था, लेकिन एमी अपनी बेटी के घाव पर दवाई लगाती है। फिर वो माइकल को ढूंढने के लिए चली जाती है। नीचे जाकर एमी माइकल से मिलती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन माइकल चाकू लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने बेटे के पीछे जाती है और टेबल के नीचे रिफ्लेक्शन को देखती है। जैसे वो रिफ्लेक्शन के करीब जाती है उसके चेहरे पर वो वार करता है और वो रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ चला जाता है। तो वहीं बेन एना मेफ्लावर बिल्डिंग पहुंच जाते हैं उस शैतान का सामना करने के लिए और एना को यहाँ पर महसूस करने के बाद वो मिरर्स अचानक से एकदम एक्टिव हो जाते हैं। दोनों एक रूम के तरफ आते हैं जहाँ बहुत सारे मिरर्स होते हैं और एना बेन के परिवार को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने की कोशिश करती है। इस बीच एमी अपने बेटे को रिफ्लेक्शन से खेलते हुए देखती है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन माइकल को पानी के नीचे खींच लेता है दूसरे दुनिया में और वहां से एना मिरर्स का ध्यान खींचती है और उन्हें तोड़ देती है, जैसे माइकल की जान बच जाती है। बेन एना को आवाज देता है, लेकिन वो देखता है कि मिरर के अंदर एना पोजेस्ड हो चुकी है। इसके बाद वो शैतान और बेन आमने सामने आते हैं और बिल्डिंग के बेसमेंट में बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं जिससे पूरा बिल्डिंग ढह जाता है। वो डीमन मारा जाता है और मलबे के नीचे बेन दब जाता है। एमी अपने बेटे को सीपीआर देकर उसकी जान बचा लेती है और अब दोनों बच्चे और एमी सेफ हैं। मलबे के नीचे से बेन बाहर आता है और वो वहां से भाग निकलता है। वो बिल्डिंग के बाहर इमरजेंसी सर्विस को देखता है जो वहां पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ तो अजीब लग रहा था। बेन देखता है कि यहाँ सब कुछ इन्वर्टेड है। तभी उसे एहसास होता है कि वो शायद मिरर डायमेंशन के अंदर फंस गया है। वो वहां पर एक कांच के ऊपर अपना हाथ रखता है और वो देखता है कि ये तो वही मिरर है जो मेफ्लावर बिल्डिंग के अंदर था, यानी कि अब वो मिरर के दुनिया में फंस गया है। और इसी के साथ ये हॉरर मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।